हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, चैप्टर्स 1 एंड 2 काफी लंबे चैप्टर्स थे। दोनों चैप्टर्स हमने फिनिश कर लिए हैं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स इन चैप्टर्स से रिलेटेड, और जो क्वेश्चंस हमारे सीबीएसई सैंपल पेपर में दे रखे हैं जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था। इस साल अभी कोई भी सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन इन क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन से भी आपको काफी आइडिया मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन एक बात बता दूं मैं बच्चों आपको कि चैप्टर्स फिनिश कर लेना और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेना सिर्फ यही हमारा पर्पस नहीं है, इससे हमारा काम पूरा नहीं होता है। हमें फोकस करना होगा बच्चों सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड साइंटिफिक स्टडी प्लान पे और इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स पर, जिनको अप्लाई करके हम अपने प्लान को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बच्चों, आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो स्टडी का पर्पस है, जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा कोई गोल है, क्योंकि हमारा कोई टारगेट है, एंड रिजल्ट हमें अचीव करना है। और वो एंड रिजल्ट क्या है? टू परफॉर्म परफेक्टली इन आवर एग्जाम्स। जिस तरह की भी एग्जाम्स अभी आगे हमें फेस करने हैं, और 100% मार्क्स स्कोर करना हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो उसके लिए हम आज ही से तैयारी शुरू कर देंगे, बल्कि अभी से ही तैयारी शुरू कर देंगे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं कि साइंटिफिक स्टडी होती क्या है। 5 ऐसे मूल मंत्र मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपनी स्टडीज को साइंटिफिक बना सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपनी स्टडीज को बहुत आसान कर सकते हैं और 100% मार्क्स जो हैं वो इंश्योर कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी इस मोमेंट पे बच्चों, कि इस साल तकरीबन 13.5 लाख बच्चों ने CUET UG 2024 का पेपर दिया था, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, जो आपको भी देना पड़ेगा 12th क्लास पास करने के बाद। और उस पेपर में 22,000 बच्चों के 100% मार्क्स आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। और खुशी की बात क्या है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ 100 मार्क्स आए हैं वो आए हैं बिजनेस स्टडीज में 8,024 बच्चों के। तो इससे पता क्या चल रहा है बच्चों कि बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो हमारी रियल लाइफ से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद सिर्फ हम अपने एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस को ही इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये रियल लाइफ में काम आने वाला सब्जेक्ट है। तो इसका हर एक कॉन्सेप्ट जो है समहाउ हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की वीडियो, और वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं कि मैं आपके साथ 5 मूल मंत्र शेयर करने वाली हूं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है बच्चों इस तरह के डिस्कशन का, क्योंकि मुझे पता है आपके टर्मिनल एग्जाम्स आने वाले हैं, और टर्मिनल एग्जाम्स जो है वो पहली सीढ़ी होती है, पहला पड़ाव होता है जिस पर चढ़कर आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन, अपने मेन गोल को अचीव कर पाते हैं। तो अपनी मंजिल पर हम आसानी से कैसे पहुंचे, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सफर है उसको किस तरह से हम तय करें कि वो सफर हमारा सुहाना हो जाए। So let's connect to commerce and let's discuss a very systematic and logical study plan and the tips to implement that plan. और एक और रिक्वेस्ट आपसे शुरू में ही करना चाहती हूँ बच्चों के वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि वाकई ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है और ये आपके आगे बहुत ही काम आने वाली है, तो इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या फायदा हुआ। इस तरह के फीडबैक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जो सब कुछ मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूं उसके जो फोकस पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले आप पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सब बहुत ही डिटेल में मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूं।
सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं कि जो चैप्टर्स 1 एंड 2 हैं, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी कंबाइंड वेटेज 16 नंबर की है और उसमें से सीबीएसई सैंपल पेपर्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो चैप्टर 1 से देखिए कि सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन नंबर 2 जो 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन नंबर 25 जो 4 नंबर का है, ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों एक एक नंबर के हैं, एक क्वेश्चन नंबर 23 जो 3 नंबर का है और एक क्वेश्चन नंबर 34 जो 6 नंबर का है, वो पूछे गए हैं। तो कंबाइंड वेटेज आप देख सकते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर 1 से पूछे गए हैं और 11 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर 2 से पूछे गए हैं और टोटल इस तरह से 16 नंबर के क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर्स से पूछे गए हैं। क्या वो क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चंस हैं, उन्हें कैसे आंसर करना है, आंसर करते टाइम क्या क्या ध्यान देना है, ये सब मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि उन क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। हमें पता है बच्चों के टोटल हमारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं एज पर द मार्क्स। क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? वो एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 3 नंबर के होते हैं, 4 नंबर के होते हैं और 6 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ये पूरा पैटर्न मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए, ये पूरा पैटर्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे पेपर में मार्क्स के हिसाब से सिर्फ 4 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के। तो ये जो पैटर्न है जो सीबीएसई सैंपल पेपर में दिया हुआ है, ये स्लाइटली आगे पीछे होता रहता है। जैसे यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं अगर पहले चैप्टर से, तो 6 नंबर के भी आ सकते हैं। 4 नंबर के बजाय एक पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है और जहां पर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है वो 4 नंबर का पूछा जा सकता है। तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो इन्हीं 4 तरह के क्वेश्चंस का होगा, 1 + 3 + 4 + 6। तो हमें तो इस बात पर ध्यान देना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें हमें कितनी वर्ड लिमिट में, किस तरह की लैंग्वेज में हमें आंसर करना है। उसके अलावा जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, नेचर के हिसाब से हमारे या तो एमसीक्यूज आते हैं, 1 मार्कर में सारे एमसीक्यूज ही आते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं या लैंग्वेज को ट्विस्ट करके पूछा जाता है, जिन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। या किसी भी तरह के मार्क्स में हमसे केस स्टडीज जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। केस स्टडीज हमारी स्मॉल केस स्टडीज भी आती हैं, 1 नंबर में भी, 3 नंबर में भी, 4 नंबर में भी और 6 नंबर में भी। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बच्चों जो आपको समझनी बहुत ही जरूरी है कि टाइपोलॉजी के हिसाब से हमारे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से मॉडरेटली डिफिकल्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस एनालिसिस एंड क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हॉट्स। तो पूरे पेपर में 17 से 20% जो क्वेश्चंस होते हैं वो हॉट्स होते हैं, 20% तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं और जो बाकी का पेपर होता है वो इजी या मॉडरेटली डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। तो बच्चों आपका 60% तक का जो पेपर है वो आसान कैटेगरी में ही आता है। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं 5 मूल मंत्र जो आपकी स्टडीज को बहुत ही साइंटिफिक बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बहुत ही आसान बना देंगे। 5 ऐसे स्टेप्स जो आपको 100% मार्क्स स्कोर करने में मदद करेंगे। कौन से हैं वो बच्चों 5 स्टेप्स? नंबर 1, नो योर सिलेबस। आपको अपना पूरा सिलेबस, जो भी कोई आपको एग्जाम देना है, सीबीएसई का एग्जाम देना है, टर्मिनल एग्जाम देना है, एनुअल एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम देना है, उसका सिलेबस क्या है, क्या टॉपिक्स आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, वो आपको बहुत ही क्लियरली पता होने चाहिए। नंबर 2 कि आपको अपना एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना चाहिए।
जो टर्मिनल एग्जाम्स आपके होंगे बच्चों, उसमें आपकी टीचर्स आपको बताएंगी कि कितने नंबर का पेपर आएगा, क्योंकि वो एनुअल एग्जाम नहीं है, अभी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 100% सिलेबस के हिसाब से तो आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो टीचर्स आपको बताएंगी कि कितने चैप्टर्स आने हैं, कितने चैप्टर्स में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, तो वो पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एनुअल एग्जाम्स का पैटर्न, और डेफिनेटली जो टीचर्स हैं वो आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम्स, टर्मिनल एग्जाम्स या प्रैक्टिस पेपर्स भी उसी हिसाब से फ्रेम करती है, सेट करती हैं, जो कि आपके एनुअल एग्जाम का पैटर्न होता है। नंबर 3 कि आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो आपको जब अपने सिलेबस के बारे में पता चल जाता है, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में पता चल जाता है, तो उस एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से ही आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहले तो जो भी टॉपिक्स है सिलेबस के, उन्हें हमें रीड करना पड़ेगा, उन्हें हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट इसीलिए जरूरी है क्योंकि सीबीएसई में तो आपके एमसीक्यूज आते ही आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारे एमसीक्यूज आते हैं जो कि बहुत ही थॉरो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए आपको हर एक टॉपिक, जो हर एक चैप्टर का सीबीएसई करिकुलम का पार्ट है, उसे बहुत ही अच्छे से किताब से भी पढ़ना पड़ेगा, वीडियोस देखकर भी समझना पड़ेगा, और उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी पड़ेगी। अब हर टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तक ही काफी नहीं है बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर्स आगे पढ़ते रहेंगे आप पुराने चैप्टर्स को भूलते जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसा प्लान बनाएं कि थोड़ा टाइम निकालकर प्रीवियसली कवर्ड टॉपिक्स को हम रिवाइज करते रहें। तो चौथा स्टेप क्या है साइंटिफिक स्टडी का, कि आप सारे टॉपिक्स को लर्न करिए और उसको रिवाइज भी करते रहिए। रिवाइज करते टाइम आपको हेडिंग्स बहुत अच्छे से याद करनी है, कीवर्ड्स बहुत अच्छे से याद करने हैं, उनके एग्जाम्पल्स पढ़िए और कुछ एग्जाम्पल्स अपने क्रिएट करिए, और खास तौर से जो प्रोसेस हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको आप नेमोनिक्स से याद करिए ताकि आप उनका सीक्वेंस नहीं भूलें। पांचवा मूल मंत्र क्या है, वो है प्रेजेंटेशन। परफेक्ट प्रेजेंटेशन ही आपको 100% मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगी। अब ये परफेक्ट परफॉर्मेंस होती क्या है बच्चों? परफेक्ट परफॉर्मेंस होती है जिसमें आप प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दें और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे बहुत ध्यान दें। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए और उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन आपकी एफिशिएंट भी होनी चाहिए। ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पूरी जिंदगी आपके काम में आने वाले हैं। इफेक्टिव परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि सही काम करना, सही टाइम पे काम को पूरा करना, और एफिशिएंट परफॉर्मेंस का मतलब होता है सही ढंग से काम को करना। जो आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर होता है उसको आपको टाइम पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट भी करने होते हैं और सारे क्वेश्चंस का सही आंसर भी लिखना होता है। तो आपका जो एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। तो बच्चों 5 मूल मंत्र जो मैंने आपको बताए वो क्या हैं कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, आपको अपना एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना चाहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रीड और अंडरस्टैंड करने हैं किताबों से, वीडियो लेक्चर्स से। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है और रिवाइज करना है, और आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से प्रेजेंट करने आने चाहिए अपने एग्जामिनेशन पेपर में। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि इन 5 बातों को इंप्लीमेंट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना है। 10 ऐसी बहुत ही आसान बातें मैं आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप 100% मार्क्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट में इंश्योर कर सकते हैं। तो एक एक करके सारे मूल मंत्र और उनका इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको मूल मंत्र बताया कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने के लिए cbse.nic.in इसके ऊपर आपका पूरा सिलेबस अपलोडेड है। आप जब भी कोई चैप्टर की रिवीजन या पढ़ाई शुरू करें
तो आप अपने सिलेबस को सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके कंफर्म कर लें। वैसे जब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूं तो मैं शुरू में ही आपको ये बता देती हूं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो हमें बहुत सारे सैंपल पेपर्स जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पे दे रखे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं, उससे हमें एग्जामिनेशन पैटर्न भी पता लग जाता है। अब बात आती है कि किस तरह से हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें। एक तो तरीका है कि वीडियोस देख लें, वीडियो लेक्चर्स देख लें। मैंने भी सारे टॉपिक्स जो है वो एक्सप्लेन कर रखे हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बहुत सारे मेंटर्स और एजुकेटर्स हैं, जहां भी आपको लगे कंफर्टेबली आपको समझ में आ रहा है वो वीडियो लेक्चर्स आप देख लीजिए। ट्यूशंस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिजनेस स्टडीज बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको फिजिकली ट्यूशन सेंटर पे जाकर ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़े। बहुत सारे बहुत ही अच्छे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको देखकर ही आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा आप कोई पर्टिकुलर किताब जो है उससे इन कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब जहां तक किताब की बात है, आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी को बेस मानकर चलना है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की वो हमेशा एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज होती है। पर एनसीईआरटी में हेडिंग्स नहीं दे रखी हैं बहुत अच्छे से, या डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशंस नहीं है, या फ्लो चार्ट्स नहीं है। तो इस वजह से हमें कोई एक रिफ्रेशर या कोई एक प्राइवेट पब्लिशर की बुक जो है वो भी अपने पास रखनी पड़ेगी, जिससे हमें आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो है हमसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और उसमें पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन होती है हर एक टॉपिक की। तो बच्चों, मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। पूनम गांधी की है, सुभाष दे की है, बेस्ट इन बिजनेस स्टडीज करके एक किताब है गीता पब्लिकेशन की। और मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मैंने इस किताब को बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी करी है। तो बेस्ट इन बिजनेस स्टडीज बाय गीता पब्लिकेशन, वो किताब अगर आप यूज करें तो आप देखेंगे कि उसमें पूरी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट की गई है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि अभी इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गीता पब्लिकेशन के जो नोट्स हैं इन चैप्टर्स 1 और 2 से रिलेटेड, वो नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो क्वेश्चन आंसर्स है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो इन 2 चैप्टर्स से रिलेटेड है, उसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो सिर्फ उन नोट्स को ही आप पढ़ लेंगे और उन क्वेश्चन आंसर्स को एक बार आप पढ़ लेंगे, उनका प्रेजेंटेशन देख लेंगे, तो आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस, परफेक्ट रिवीजन हो जाएगी इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड। दैट आई कैन गारंटी यू। और मैंने पब्लिशर्स से परमिशन भी ले ली है, क्योंकि वो हमारे साथ मेंटर्स के साथ, एजुकेटर्स के साथ नोट्स शेयर करते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी का फायदा हो। तो मैंने उनसे परमिशन भी ले ली थी कि सर क्या ये नोट्स मैं अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्या ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं मैं बच्चों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, क्योंकि हमारा इन नोट्स को बनाने का, इन प्रेजेंटेशंस को बनाने का पर्पस ही यही है कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम फायदा हो और स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। उसके बाद चौथा पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करा लर्निंग एंड रिवीजन से रिलेटेड। वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो हेडिंग्स, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड, जो एग्जाम्पल्स किताबों में दे रखे हैं और जो एग्जाम्पल्स या कीवर्ड्स मैं आपके साथ डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में शेयर करती हूँ, उन पर फोकस करिए, उनको कहीं पर अपने पास नोट कर लीजिए। उन्हीं कीवर्ड्स की मदद से आप उसको लर्न भी कर सकते हैं। जब आपके सामने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, उन्हीं कीवर्ड्स की हेल्प से आप वेरियस कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो जो हेडिंग्स या जो कीवर्ड्स आपको किताबों में दे रखी हैं, उन्हें याद कर लीजिए। और कुछ एग्जाम्पल्स और निमोनिक्स जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कहीं अपने पास नोट करके रख लीजिए, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे इन मेकिंग योर लर्निंग एंड रिवीजन वेरी इजी। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव भी बनानी है और एफिशिएंट भी बनानी है। तो ये प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। इसी प्रेजेंटेशन की बेसिस पर ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं एग्जाम्स में।
तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं 10 ऐसे पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखकर आप अपनी प्रेजेंटेशन को परफेक्ट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और वो प्रेजेंटेशन जो होगी उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो कितनी तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में? एमसीक्यूज आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और केस स्टडीज आती हैं। तो हर एक पर्टिकुलर टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस के लिए क्या क्या प्रेजेंटेशन टिप्स आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बहुत ही आसान है, बस आपको उनका ध्यान रखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको आप फॉलो ही नहीं कर सकते या ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। बस आप इनको ध्यान से सुन लीजिए और इसको आप फॉलो कर लीजिए, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है अपने एग्जाम को सही टाइम पर और सही ढंग से पूरा करने में। नंबर 1 कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक टॉपिक की। वो डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि आपको बार बार चैप्टर्स को रीड करना है, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देख लीजिए और हेडिंग्स और कीवर्ड्स याद कर लीजिए। तो उससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी और एमसीक्यूज में से प्रॉपर ऑप्शन सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। उसके अलावा जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें तो नंबर 2 आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपको एलिमिनेशन थ्योरी यूज करनी है। कई बार कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट होती हैं, तो सबसे पहले तो रेलेवेंट ऑप्शन के बजाय आप ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से इररेलेवेंट ऑप्शंस कौन सी हैं। कभी कभी तो 2-3 ऑप्शंस ही इररेलेवेंट होती हैं, सिर्फ एक ही रेलेवेंट होती है। कभी जो है वो एक इररेलेवेंट ऑप्शन होती है तो आपको 3 में से चॉइस करनी है, तो आपकी चॉइस आसान हो जाती है अगर आप इररेलेवेंट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। तो अगर आप इररेलेवेंट ऑप्शंस को पहले ही एलिमिनेट कर देंगे तो अब जो बची हुई ऑप्शंस हैं उसमें से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन या सही ऑप्शन जो सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो एमसीक्यूज के लिए आप हमेशा एलिमिनेशन थ्योरी यूज करेंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आप हमेशा लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से आंसर स्टार्ट करेंगे। मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द 3 फीचर्स या व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द लिमिटेशंस, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आपका व्यू पॉइंट पूछा गया है, तो पहले आप बताएंगे यस आई एग्री और आई डिसएग्री, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लिखेंगे द 4 एडवांटेजेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आर एज फॉलोज। तो मतलब आपको लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ्स में कभी भी नहीं लिखना है। हर एक पॉइंट बहुत ही क्लियरली और सेपरेटली विजिबल होना चाहिए टू द टीचर और टू द एग्जामिनर। नंबर 3 क्या करना है, आपको अंडरलाइन करनी है हेडिंग्स। जो भी कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप उससे रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं तो उसमें से कौन सा कीवर्ड या हेडिंग है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 4, टेक केयर ऑफ द वर्ड्स that are being asked in the question। क्वेश्चन में कभी कभी वर्ड होता है आइडेंटिफाई, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करके लिखना है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है इन्यूमरेट, तो आपको सिर्फ मेंशन करना है। कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टेट, तो स्टेट का मतलब है कि बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन एक लाइन कम से कम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको बतानी है। अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन या इलैबोरेट, तो हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 या 3 पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी आपका पॉइंट्स में ही होना चाहिए। उसमें भी आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो अंडरलाइन करते हुए एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कोट द लाइन्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट या स्टेट द कॉन्सेप्ट, तो आप लाइन्स कोट करना नहीं भूलेंगे जिन लाइन्स की मदद से आपने उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करा है, क्योंकि वहां पर लाइन्स कोट करने के भी नंबर होते हैं। और अगर आपसे लाइन्स कोट करने को नहीं भी पूछा गया है तो अपनी प्रेजेंटेशन को ज्यादा क्लियर करने के लिए आप अपने आप से भी लाइन्स कोट कर सकते हैं।
Now come to the last category of the questions, that is the case studies. केस स्टडीज के लिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, रीड द केस लेटर आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द केस स्टडी। मतलब अगर 15-16 लाइनों की पूरी केस स्टडी है तो पहली लाइन से हमें पढ़ना शुरू नहीं करना है। उस केस स्टडी के एंड में जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं जो कि उस केस स्टडीज पे बेस्ड होते हैं, हमें उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है और केस स्टडी को हमें बाद में पढ़ना है, क्योंकि उन क्वेश्चंस की मदद से हमें यह पता लग जाएगा कि केस स्टडी पढ़ते टाइम हमें किन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं और किस हिसाब से उस आंसर को प्रेजेंट करना है। नंबर 2, कि जब हम केस स्टडीज आंसर करें तो उसे हम टेबुलर फॉर्म में आंसर करें, कॉलम्स बनाकर आंसर करें। उससे हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होगी और बहुत ही अच्छी भी लगेगी, बिल्कुल क्लियर भी होगी। जब ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और इसमें केस स्टडीज आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से टेबुलर फॉर्म में हमें ये केस स्टडीज आंसर करनी है। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि अगर एक केस स्टडी में आपसे कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे हैं, लाइंस कोट करने के लिए पूछी है और उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है, तो एक कॉलम आप बना लेंगे, हेडिंग दे देंगे कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाइड 1, 2, 3। दूसरे कॉलम में आप लिख देंगे कोटेड लाइंस। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है, कौन सी कोटेड लाइन से आपको पता लगा, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे हैं वो कौन सी कोटेड लाइन से आपको पता लगे वो आप कॉलम 2 में लिख देंगे। और कॉलम 3 जो है उसमें आप स्टेट कर देंगे या एक्सप्लेन कर देंगे एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरह से जब आप टेबुलर फॉर्म में केस स्टडीज को प्रेजेंट करेंगे तो आपकी केस स्टडी बहुत ही क्लियरली विजिबल होगी, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से उसकी प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगी और आपका टाइम भी कम लगेगा और उसमें क्लैरिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो बच्चों 2 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस करे रिगार्डिंग द एमसीक्यूज, 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे रिगार्डिंग द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे रिगार्डिंग द केस स्टडीज। टोटल होगा ये 8 पॉइंट्स। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। वो क्या है? नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। जो मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब 3 घंटे में आपको 34 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स कंप्लीट करने होते हैं। तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे बच्चों? आपके 6-6 नंबर के 4 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 31, 32, 33, 34। तो इन 4 क्वेश्चंस को आपको 50 मिनट में पूरा करना है। उसके बाद आपके 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चंस होते हैं, उन 6 क्वेश्चंस को भी आपको 50 मिनट में पूरा करना है। 4 क्वेश्चंस आपके 3-3 नंबर के होते हैं, टोटल 12 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। उन 4 क्वेश्चंस को आपको आधे घंटे में पूरा करना है और जो 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको 20 मिनट में या मैक्सिमम आधे घंटे में पूरा करना है। और इस तरह से आप 4 लॉट्स में अपने टाइम को डिवाइड कर लेंगे और लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें आप पूरे पेपर को, जो भी आंसर्स आपने लिखे हैं उसको थॉरोली रिवाइज करेंगे। 10 से 15 मिनट आपके पास बच जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने पूरे 3 घंटे के टाइम को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करके बहुत अच्छे से अपने पेपर को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, बहुत छोटी सी टिप है लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है वो भूल जाते हैं कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो आप एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें। या तो आप लास्ट क्वेश्चन से लेके फर्स्ट क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करें या फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करें और उसको आप नंबरिंग जरूर करें। कभी कभी बच्चे सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, नंबर लिखना भूल जाते हैं और टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये समझना और जानना ये इसने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करें और आंसर्स की नंबरिंग जरूर करें। तो ये बहुत ही एक सिंपल पॉइंट है लेकिन बहुत ही यूजफुल पॉइंट है जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को परफेक्ट इंश्योर कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन परफेक्ट बनाने के लिए ये टोटल 10 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही क्लियर, बहुत ही परफेक्ट हो सकती है। तो 5 मूल मंत्र और 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका ध्यान करके आप जो है 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज में। ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों बात आती है
इन सारे क्वेश्चंस की टोटल जो 6 क्वेश्चंस हैं उनके मैंने नंबर्स भी लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 3, 9, 23 एंड 34। ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो इन दोनों चैप्टर्स से पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं। ये वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रही हूं। उस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इन दोनों चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन्हें आंसर कैसे करना है। और साथ साथ मैं आपके साथ नोट्स इन दोनों चैप्टर्स के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इन दोनों चैप्टर्स के शेयर कर रही हूं। तो जो सारी यूजफुल टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी, जो क्वेश्चन आंसर्स लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में पूछे गए हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन डिटेल। और जैसे ही सीबीएसई का नया सैंपल पेपर रिलीज हो जाएगा वो क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बस आप सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते रहिए, लर्न करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया वॉल्यूम जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 एंड 4। उसका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी और फिर सारे टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन हम शुरू करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ द न्यू चैप्टर। टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।